बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वाइटर फोर्स थ्योरी क्या है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हमने स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हासिल होते हैं। तो आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जो तीन मेजर सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो वो हमारे पास होते हैं पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। ये जो हैं ये तीन मेजर जो है वो सोर्सेज हैं। और ये जो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस हैं, ये हमें कहाँ से हासिल होते हैं? तो इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो फॉसिल्स होते हैं ये डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स के या एनिमल्स के, जो अर्थ क्रस्ट में जो है वो बरीड हो जाते हैं और आफ्टर मिलियन ऑफ ईयर्स बैक्टीरियल एक्शन की वजह से ये जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारा जो है वो लॉन्ग पीरियड जो है वो इन्वॉल्व होता है ये। और यहाँ से हमें ये तीनों मेजर सोर्सेज जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हासिल होते हैं। फिर इनसे जो है वो आगे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफरेंट जो है वो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले कोल की अगर हम देखें हिस्ट्री, तो कोल जो है वो बेसिकली जो रिमेन्स हैं ट्रीज़ के, जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे बरीड हो गए थे तकरीबन राउंड अबाउट 500 मिलियन ईयर्स अगो, तो वो जो है बैक्टीरियल एक्शन की वजह से और केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो फिर ट्रीज़ के रिमेन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो गए थे इनटू पीट, और पीट के बाद जो है वो किस में कन्वर्ट हो गए थे? कोल में, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से। तो इस तरह जो है वो कोल जो है वो बना था हमारे पास। कोल बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। घरों में भी हम जो है वो डोमेस्टिक यूज़ भी करते हैं, कोल का हीटिंग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ करते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल इसके यूजेस हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कोल को पावर जनरेशन में भी यूज़ किया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है। अच्छा, यहाँ पे ये नीचे आप देख रहे हैं एक जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? वुड। वुड बेसिकली रिमेन्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, प्लांट्स। तो ये जो है वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से और कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाती है इनटू पीट। ये अर्थ क्रस्ट में सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर। फिर पीट जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे कन्वर्ट होता है इनटू लिग्नाइट। फिर इसी तरह प्रेशर बढ़ता है तो लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस में, और फिर बिटुमिनस से भी जब प्रेशर को बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर मिलता है बिटुमिनस को, तो वो कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में। एंथ्रासाइट में जो है वो कार्बन की परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा कार्बन जो है वो एंथ्रासाइट में मौजूद होता है। तो ये कन्वर्जन है वुड की इनटू कोल। इसमें अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन क्या होती है? तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन होता है ब्रेक डाउन एट देयर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसलिए हम इसको कहते हैं जब, क्योंकि कोल को जब हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू कोक, कोल तार और कोल गैस। ये तीन जो है वो फ्रैक्शन हमें हासिल होती हैं। टेम्परेचर की रेंज कितनी होनी चाहिए? राउंड अबाउट 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो है वो तीन फ्रैक्शंस कोल से हमें हासिल होती हैं, कोक, कोल तार और कोल गैस। और कुछ केसेस में अमोनिकल लीकर भी जो है वो हमें मिलता है। फिर इनसे आगे फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कोक से, कोल तार से और कोल गैस से। कोल तार की आगे फर्दर जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो उससे ज़ाइलिन और बहुत सारे जो है वो हमें कंपाउंड्स जो है वो मिलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं। तो नेचुरल जो कोल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, तो वो कितने हैं? राउंड अबाउट 184 बिलियन टन्स। ये पाकिस्तान के जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज जो कोल के पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये इतने। और इनका जो 80% है तो वो कहाँ पे यूज़ होता है? यूज टू बेक ब्रिक्स इन लाइम किल्स। ये जो ईंटों के भट्ठे होते हैं ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो वहाँ पे जो है 80% कोल जो है वो काम करता है। बाकी मोस्टली डोमेस्टिक पर्पसेस में यूज़ होता है। आजकल इसकी जो है वो यूज़ बता रहा हूँ, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि पावर जनरेशन में भी जो है वो कोल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है, बहुत मेजर सोर्स है नेचुरल गैस। और इसमें जो है वो नेचुरल गैस पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाई जाती है, बहुत बड़े जो है वो रिजर्व्स मौजूद हैं।
क्योंकि पाकिस्तान में मिनरल ऑयल जिस तरह पेट्रोलियम वगैरह उसके इतने रिजर्व्स नहीं हैं, या कोल के। नेचुरल गैस बहुत अबंडेंट है पाकिस्तान में। नेचुरल गैस बेसिकली होती क्या है, ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन मोस्टली जो इसमें मौजूद होते हैं, तो मेजर जो परसेंटेज होती है वो मीथेन की होती है। अबाउट 85% जो है वो नेचुरल गैस में मीथेन मौजूद होती है। बाकी इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन मौजूद होते हैं। तो ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इसमें मौजूद होते हैं, इसलिए ये गैसियस स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेचुरल गैस बहुत चीपर सोर्स है, ठीक है। इसको हम पावर जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए घरों में जो हम सुई गैस के नाम पे यूज़ करते हैं ना, तो वो घरों में जो गैस यूज़ होती है तो वो भी नेचुरल गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में जो है हमारे पास बेसिकली पेट्रोलियम वर्ड निकला कहाँ से है, और पहले हमारे पास जो हम लिक्विड फॉर्म में, जिस तरह हमने पढ़ा ना कि जो हमारे पास अर्थ में से हमें हासिल होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के रिमेन से, जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज जो हासिल होते हैं, कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। तो कोल जिस तरह सॉलिड स्टेट में होता है, नेचुरल गैस गैसियस स्टेट में होती है, तो पेट्रोलियम जो है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में मौजूद होता है। तो लिक्विड फ्रैक्शन को हम पेट्रोलियम कहते हैं। लेकिन जो हमें जो हासिल होता है ज़मीन से, तो उसको हम जो लिक्विड हासिल होता है उसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर जब उसकी रिफाइंड फॉर्म होती है, जब उसको हम रिफाइन कर लेते हैं उस मिनरल ऑयल को, क्रूड ऑयल को, तो फिर उस रिफाइंड फॉर्म को क्या नाम दिया जाता है, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली बहुत सारे जो है वो इसमें फ्रैक्शंस होती हैं डिफरेंट, उनका जो है ये मिक्सचर होता है। ये कैसे बनता है, तो वही सेम केमिकल बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज वगैरह इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक मैटर का, तो उससे जो है एक ब्लैकिश कलर का जो है वो हमारे पास लिक्विड जो हमें हासिल होता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, क्रूड ऑयल। और फिर क्रूड ऑयल की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तो वो क्या चीज़ बन जाती है, पेट्रोलियम बन जाता है। पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज जो क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन सी रिफाइनरीज जो पाकिस्तान में मेजर हैं, वो 4 मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है मेजर जो है वो हमारे पास है अटक ऑयल रिफाइनरी है, ये जो है वो रावलपिंडी में मौजूद है। इसके अलावा नेशनल ऑयल रिफाइनरी है, कराची में 2 हैं, इसके अलावा भी मौजूद है। इसके अलावा पाक अरब रिफाइनरी है पार्को के नाम से। पार्को के आपने देखा होगा, टोटल के पेट्रोल पंप्स पे जाए ना, पार्को लिखा होता है। तो बेसिकली ये रिफाइंड जो है वो पेट्रोलियम ये हम पार्को से जो वो हासिल होता है, पाक अरब रिफाइनरी, ठीक है। तो ये महमूद कोट मुल्तान वाली साइड पे ये जो है वो हमारे मौजूद है रिफाइनरी। अच्छा, अब ये कुछ जो फ्रैक्शंस हमें हासिल होती हैं पेट्रोलियम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्राफ बना हुआ है टेबल 7.1, ये आपने टेबल पूरा प्रिपेयर करना है। इसमें इनकी कंपोजिशन पता होने चाहिए, इनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस भी पता होने चाहिए, और इनके यूजेस भी पता होने चाहिए। ये एमसीक्यू वाइज भी क्वेश्चन आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। तो होता क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली हम कैसे करते हैं ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे होती है कि अगर जिस तरह पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में बहुत सारी डिफरेंट फ्रैक्शंस मौजूद हैं कंपाउंड्स की। तो हम क्या करते हैं कि उसको बॉयल हीट करते हैं, तो जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो वो बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे वो फ्रैक्शन सेपरेट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट फ्रैक्शन नेक्स्ट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाती है। तो इस तरह बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे फ्रैक्शंस का सेपरेट होना, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब नेचुरल गैस है, तो नेचुरल गैस का बॉइलिंग पॉइंट रेंज लिखी हुई है 20 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले ही जो है वो ये नेचुरल गैस हमें मिल जाएगी। और इसकी कंपोजिशन C1 से लेके C4 तक होती है। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है बताया था, C4 मीथेन जो है वो कार्बन 1, और ईथेन 2, प्रोपेन 3 और ब्यूटेन 4, तो 4 तक जो है वो इसकी कंपोजिशन। और ये फ्यूल के तौर पे पेट्रोकेमिकल्स में यूज़ होता है। फिर आगे डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, उनकी बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस हैं। पेट्रोलियम ईथर 20 से 60 डिग्री सेल्सियस तक हमें मिलता है। 5 to 6 जो है वो कार्बन्स होते हैं इसमें, और ये सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा लिग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्ता 60 to 100 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है, और ये हमें सॉल्वेंट के तौर पे रॉ मटेरियल्स में जो है वो हम यूज़ कर एज रॉ मटेरियल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में। इसके अलावा गैसोलीन पेट्रोल को कहा जाता है, जो हम यूज़ करते हैं ना बाइक्स वगैरह में पेट्रोल, तो उस फ्रैक्शन को गैसोलीन कहा जाता है।
और इसमें 40 टू 220 डिग्री सेल्सियस इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज होती है। इसमें C4 से C13 कार्बन होते हैं, लेकिन जो मेजर जो इसमें है वो हेक्सेन, जहाँ पे लिखा हुआ है ना C6 टू C8, ये दो जो हैं वो हमारे पास इसमें जो है वो मेजर फ्रैक्शंस होती हैं पेट्रोल के अंदर। ऑक्टेन बेसिकली होता है C8 मौजूद होता है, मेजर फ्रैक्शन जो है पेट्रोल में गैसोलीन में होती है, और ये बाइक्स में मोटर फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। फिर केरोसिन ऑयल है, हम यूज़ करते हैं, मट्टी का तेल भी हम इसको कहते हैं। तो ये 175 टू 325 डिग्री सेल्सियस है, हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। गैस ऑयल जो है वो ग्रेटर देन 275 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, 12 टू 18 कार्बन है। और डीजल और हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होता है। ये डीजल बेसिकली जो है वो ये किस में आ जाता है, गैस ऑयल में आ जाता है, 12 से लेके 18 तक। लेकिन इसमें जो मेजर फ्रैक्शन डीजल में होती है वो C16 होती है, कार्बन 16 कार्बन जो है वो मौजूद होते हैं, हाइड्रोकार्बन 16 कार्बन एटम जो होते हैं इसमें। तो वो गैस ऑयल जो है वो ये डीजल में आ जाता है। इसके अलावा फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल्स की तरफ आते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स में जो है वो लुब्रिकेशन पर्पसेस के लिए इनको यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेशन पर्पसेस से क्या मुराद है कि जो हम मशीनरीज होती हैं ना, जो उसमें जिस तरह बाइक्स वगैरह हैं या उनमें, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम लुब्रिकेटिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स जो होते हैं, मोबाइल ऑयल टाइप, तो वो हम कहाँ से, वो जो है वो ये फ्रैक्शन होती है लुब्रिकेटिंग ऑयल्स या ग्रीजेस यहाँ से हमें हासिल होती हैं। तो ये बहुत विस्कस होते हैं, बहुत विस्कोसिटी इनकी ज़्यादा होती है, और C18 से बड़े जो है वो कार्बन आइटम, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो इसमें मौजूद होते हैं। फिर वैक्सेस आ जाती हैं, पैराफिन्स। तो ये 50 से 16 का जो मेल्टिंग पॉइंट रेंजेस होते हैं, 23 टू 29 कार्बन आइटम्स इसमें मौजूद होते हैं। तो ये वैक्सी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमें यहाँ से मिलते हैं। इसके अलावा फिर जो रिमेनिंग जो रेजिड्यू होता है, सॉलिड रेजिड्यू होता है, उसको एस्फॉल्ट कहते हैं या पेट्रोलियम कोक कहते हैं। और ये छतों पे जो हम डालते हैं या फिर ये रोड्स वगैरह पे नहीं डालते, वो लुक टाइप जो मटेरियल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक। तो ये पेविंग ऑफ रोड्स के लिए भी यूज़ होता है या रूफिंग के लिए, छतों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट फिर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं और फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन हम कैसे करते हैं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और डबल और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties to an organic compound are called functional groups। तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम एक सिंगल एटम भी हो सकता है, या फिर इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह अल्कीन्स और अल्काइंस में होते हैं। तो ये सारे अगर किसी भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होंगे तो उसके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सपोज करते हैं हम, अगर अल्कोहल्स कहीं पे मौजूद होगा तो इसमें OH ग्रुप होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो OH होता है। तो अगर OH ग्रुप है तो इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके ज़्यादा होते हैं बाकी हाइड्रोकार्बन से, और पानी में जो है वो थोड़ा सा इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो ये अल्कोहल की वजह से कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी वजह से डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, तो इनको क्या नाम दिया जाता है, फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की स्टडी, क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर्स जितने भी देखेंगे ना, अब जिस तरह चैप्टर नंबर 8 पे हम स्टडी करेंगे तो पहले 3 फंक्शनल ग्रुप मेंशन है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। फिर नेक्स्ट अल्कोहल्स को हमने स्टडी करना है, ईथर्स हमारा एक चैप्टर है। इसके अलावा एल्डिहाइड, कीटोन्स अलहदा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। 13 चैप्टर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी में एस्टर्स वगैरह आ जाते हैं। तो बाकायदा अलहदा से हम इन फंक्शनल ग्रुप को अलहदा ब्रांचेस की तौर पे जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये आपका क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके नेम्स के साथ इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जनरल फार्मूलाज हैं, ये पता होने चाहिए। सपोज अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो इसमें C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है, दोनों के अंदर कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम इसको कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, C डबल बॉन्ड O मौजूद होता है। और इसमें एल्डिहाइड में देखें तो एक तरफ R बेसिकली जो है वो इंडिकेट करता है कार्बन चेन को, R जो है वो कार्बन चेन को इंडिकेट करता है। और इसमें मतलब कार्बन एटम, एक
या एक से ज़्यादा कार्बन एटम अटैच होते हैं। तो एल्डिहाइड में देखें, एक तरफ आर है, दूसरी तरफ एच है, तो एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता है, दूसरी तरफ कार्बन एटम्स हो सकते हैं। जबकि कीटोन में दोनों तरफ जो है वो कार्बन एटम्स का होना जो है वो ज़रूरी है। तो कीटोन में जो है वो हमारे पास दोनों तरफ कार्बन एटम होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ। तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, इनका स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, इनके नाम पता होने चाहिए। फिर आगे हम जो है इनको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेबल सा बना होगा फंक्शनल ग्रुप्स का, वो भी आपने प्रिपेयर करना है। तो ये लेक्चर हमारा यहाँ पे कंक्लूड होता है। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, गुड लक।